29 मई 2023 को पहली बार मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ और तब से लेकर अभी तक रूस की राजधानी मॉस्को पर 8 बार ड्रोन से हमला हो चुका है और इसमें क्रेमलिन पर हुआ ड्रोन अटैक भी शामिल है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आत्मघाती ड्रोन अटैक करने में यूक्रेन कैसे कामयाब हुआ, कैसे उसने मॉस्को की 5 लेयर सिक्योरिटी को ध्वस्त किया, कैसे रूस के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। क्या यूक्रेन के इस अटैक में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कोई मदद की है या फिर पुतिन का सबसे सॉलिड डिफेंस सिस्टम फेल हो गया? रिपोर्ट आप देखिए। एक बार फिर रूस की राजधानी आत्मघाती ड्रोन के हमले से दहल उठी। एक बार फिर मॉस्को में हुए यूक्रेन के आसमानी प्रहार ने क्रेमलिन में सनसनी मचा दी। एक बार फिर पुतिन के घर में घुसकर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने अटैक किया, वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। यकीन मानिए, यूक्रेन की तरफ से ऐसा ड्रोन हमला हुआ जिससे रूस की कैपिटल मॉस्को थर्रा गई, क्योंकि इस बार यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स का टारगेट था मॉस्को का रिहायशी इलाका, घर, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मॉस्को में यूक्रेन के 3 आत्मघाती ड्रोन ने अटैक किया। यूक्रेनी सेना के एक ड्रोन को रूस ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 ड्रोन मॉस्को के रिहायशी इलाके में जाकर गिरे। सिटी सेंटर और बहुमंजिला इमारत को भारी नुकसान हुआ। हाई राइज बिल्डिंग के 5 से 6 फ्लोर पूरी तरह तबाह हो गए। इस अटैक में एक शख्स की मौत और कई लोग जख्मी हुए। यूक्रेन के हमले के बाद मॉस्को में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, फ्लाइट की उड़ानें रद्द कर दी गई, यहां तक कि पूरे मॉस्को में कर्फ्यू लगा दिया गया। मॉस्को के एयर डिफेंस जोन में किसी भी तरह की आवाजाही पर बैन लगा दिया गया। इस हमले के साथ ही यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पुतिन को यह मैसेज भी दे दिया कि यूक्रेन को कमतर आंकने की गलती रूस ना करे। यूक्रेन चाहे तो रूस को घर में घुसकर मार सकता है, मॉस्को तक को बारूदी कोहराम में दहला सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह संभव कैसे हुआ? यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने कहां से उड़ान भरी, कैसे रूसी डिफेंस को भेदकर मॉस्को पर अटैक किया, और सबसे अहम बात यह कि बीते कुछ महीनों में लगातार यूक्रेन मॉस्को को कैसे टारगेट कर पा रहा है। कैसे बिना किसी हिचक के यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को में दाखिल हो जा रहा है, वो भी तब जब मॉस्को में पुतिन ने 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। मसलन मॉस्को की सुरक्षा के 5 लेयर और इन कवचों को भेद पाना करीब करीब नामुमकिन है। इसमें सबसे बाहरी लेयर पर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जो मिसाइल और फाइटर जेट से मॉस्को को बचाता है। तो वहीं दूसरी लेयर क्रासुखा इलेक्ट्रो वॉरफेयर सिस्टम की। ये लेयर माइक्रो और मैक्रो ड्रोन्स को भी मॉस्को की अहम इमारतों तक पहुंचने से पहले नाकाम कर देती है। बात अगर तीसरी लेयर की करें तो इसमें सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम पंचशीर तैनात है, जो एक साथ कई हमले करने में सक्षम है। जबकि चौथी लेयर में शॉर्ट रेंज 9K330 टॉर मिसाइल सिस्टम मॉस्को की सुरक्षा में लगाया गया है। और सबसे अंतिम 5वीं लेयर में एंटी ड्रोन सिस्टम तो तैनात है ही, इसके साथ ही एंटी ड्रोन गन के साथ रूसी फोर्स के स्पेशल कमांडो भी तैनात है। यही वजह है कि इस हमले पर अब सवाल उठ रहे हैं। यकीन मानिए, मॉस्को के अभेद्य किले में सेंधमारी करना आसान नहीं है। बावजूद इसके यूक्रेन बार बार सिलसिलेवार अंदाज में आत्मघाती ड्रोन से मॉस्को पर अटैक कर रहा है। पुतिन के सेफ जोन को वॉर जोन बना रहा है, बारूदी कोहराम से खलबली मचा रहा है, जिससे पुतिन का माथा ठनका हुआ है। फिलहाल मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक के बाद पुतिन ने हाई लेवल मीटिंग की, ड्रोन अटैक की जांच के लिए टीम गठित की और इस घटना को आतंकी साजिश बताया। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या मौजूदा वक्त के अनमैन्ड अटैक व्हीकल यानी ड्रोन तमाम डिफेंस सिस्टम पर भारी है? क्या आसमान के आत्मघाती शिकारी किसी भी रडार को चकमा दे सकते हैं? क्योंकि युद्ध में हमले के साथ साथ अपनी सुरक्षा करना भी अहम चुनौती होती है। ऐसे में जो हश्र रूस के डिफेंस सिस्टम का हुआ है, क्या ठीक वैसा ही डिफेंस दुनिया के बाकी मुल्कों का है? अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हर मुल्क पानी की तरह पैसा बहा रहा है और इस फहरिस्त में बाहुबली रूस के साथ सुपर पावर अमेरिका और चीन जैसे मुल्क भी हैं। भारत भी लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस मुल्क के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है।
मसलन रूस के पास S-500, S-400 और S-350 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का जखीरा है। अमेरिका के पास पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और तहर्ट जैसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूद है। वहीं चीन के पास S-400 और HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करता है। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन और नाटो देशों को दे रखे हैं। बावजूद इसके रूसी सेना ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी। वहीं रूस ने चीन, तुर्की और भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रखा है, लेकिन खुद यूक्रेनी ड्रोन से मॉस्को की रक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान को भी अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए? क्या देश के सुरक्षा कवच को अभेद्य करने के लिए सॉलिड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए? तो आपको बता दें कि जल्द ही S-400 के इंडियन वर्जन का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज होने वाला है। आखिर कैसा है हिंदुस्तान का अभेद्य रक्षक, ये आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। रूस और अमेरिका दुनिया के ताकतवर मुल्क यूं ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उनके जंगी खाने मौजूद विनाशक हथियार और विध्वंसक डिफेंस सिस्टम, और इसके चलते वो हमला भी करते हैं और अपनी सुरक्षा भी। शायद तभी इन दो देशों के डिफेंस सिस्टम दुनिया खरीदती है। उन्हें अपने जंगी खाने में शामिल करने की होड़ मची है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग ने जो बाइडेन और पुतिन के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। वॉर जोन में डिफेंस सिस्टम तैनात होने के बाद भी लगातार हमले हो रहे हैं, बारूदी कोहराम मच रहा है। ऐसे में अब हिंदुस्तान स्वदेश एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी कर चुका है। आखिर कैसा है भारत का अभेद रक्षक, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आतंक का इंजीनियर, टेरर का डॉक्टर, (26/11) जैसा प्लान, कोलाबा टू नरीमन, दहल जाती मुंबई, सरहद पार से कनेक्शन, और वो कनेक्शन जुड़ता है इन दो आतंकियों से। आतंकी मोहम्मद यूनुस खान, आतंकी मोहम्मद याकूब साकी। इनके अलावा आतंक के दो और किरदार भी मुंबई एटीएस की गिरफ्त में आए हैं। उनके आतंक की कुंडली का खुलासा करें उससे पहले मोहम्मद यूनुस खान और मोहम्मद याकूब साकी के उस खौफनाक प्लान के बारे में बताते हैं, जिसने मुंबई एटीएस और एनआईए की भी नींद उड़ा दी, क्योंकि आतंकियों के टारगेट पर वही जगहें थीं जो 26/11 हमले में आतंकी हमले का शिकार हो चुकी हैं। पुणे में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में लगातार एक के बाद एक बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दरअसल आतंकियों के पास से कुछ गूगल की इमेजेस मिली हैं जो कि मुंबई के कुलाबा इलाके में मौजूद नरीमन हाउस का है, और पूछताछ में बात सामने आई कि आतंकियों के टारगेट पर ये नरीमन हाउस, जिसे कि यहूदियों का सेंटर कहा जाता है, वो भी निशाने पर था। इस तरह से आतंकियों की प्लानिंग चल रही थी। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप सामने देखिए, ये वो नरीमन हाउस है जो आतंकियों के टारगेट पर था, और 26/11 के हमले में भी इस सेंटर को निशाना बनाया गया था। यहाँ पर टूरिस्टों को बंधक बनाया गया था। और नरीमन हाउस के पास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की, क्योंकि नरीमन हाउस पहले भी आतंकी हमले का शिकार हो चुका है, और अब गिरफ्त में आए आतंकियों के पास से भी नरीमन हाउस का नक्शा एटीएस ने बरामद किया है। साल 2008 में आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने नरीमन हाउस को कब्जे में ले लिया था और 4 दिनों तक गोलियां बरसाई थी। इस हमले में नरीमन हाउस में 6 लोग मारे गए थे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए, यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में, और सामने आप अगर दूर देखेंगे तो जो एंट्रेंस है इसका, वहाँ पर भी पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में नजर आएंगे। तो फिलहाल सुरक्षा को लेकर एटीएस ने मुंबई पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, क्योंकि पुलिस किसी भी तरह की कोई कोताही सुरक्षा में बरतना नहीं चाहती, और इसी वजह से यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले दोनों आतंकियों को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। पुणे पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में संदिग्ध के तौर पर दोनों को पकड़ा था, लेकिन पूछताछ में सख्ती बरती गई तो टेरर कनेक्शन सामने आए और परत दर परत कई खौफनाक खुलासे होते गए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा है कि दोनों आतंकी जंगलों में जाकर बम की टेस्टिंग करते थे। पूछताछ में ये बात पता चली कि पुणे, सतारा और कोल्हापुर के जंगलों में इन्होंने कई जगहों पर टेंट लगाए थे और वहां पर बम बनाकर उसको विस्फोट करके उसकी इंटेंसिटी पता करने का काम करते थे। पुणे सिटी के आसपास इस तरह के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं,
कई घने जंगल हैं जहां पर ये आतंकी जाते थे बम बनाने के बाद में, और उसे बम को उस जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, रिमोट इलाके में ब्लास्ट करते थे और ब्लास्ट करने के बाद में उसकी इंटेंसिटी पता करते थे कि आखिर जब ये घटना को अंजाम देंगे तो वो कितना विस्फोटक होगा, कितना घातक होगा, उससे कितने बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। एटीएस को यह भी जानकारी मिली है पुणे के पास जंगलों में ये कई दिन तक रुके थे। इस दौरान टेंट लेकर गए थे, मल्टीपल टेस्टिंग की थी और वहीं हमले की ट्रेनिंग भी कर रहे थे। पुलिस ने इनके घर पर पूछताछ के बाद में सर्च ऑपरेशन चलाया तो घर के अंदर से टेंट भी मिला है जिन्हें जंगलों में लेकर जाया करते थे आतंकी, क्योंकि जब ये ब्लास्ट करने के लिए यानी कि बम की टेस्टिंग करने के लिए जंगलों में जाते थे तो उस दरमियान इस टेंट का भी इस्तेमाल होता था, क्योंकि आतंकी पूरी तैयारी करके जाते थे और वहां पर समय बिताते थे और ब्लास्ट करने के बाद में उसकी इंटेंसिटी को जानने की कोशिश करते थे। फिलहाल एटीएस ने उन जगहों को आइडेंटिफाई किया है जहां पर इन बमों को ब्लास्ट करके उसकी इंटेंसिटी को तो पता करने की कोशिश की जाती थी, और सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि पुणे के अलावा सातारा, कोल्हापुर के जंगलों का भी इस्तेमाल जो है ये आतंकी बम की टेस्टिंग करने के लिए किया करते थे। ब्लास्ट की क्षमता कम रहती तो फिर से ज्यादा विनाशक बम बनाते थे। एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने मल्टीपल ब्लास्ट की तैयारी की हुई थी, क्योंकि एटीएस को इनके पास से एक्सप्लोजिव पाउडर भी मिला है। जिसे टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इन दोनों आतंकियों का 2 और लोगों से लिंक मिला है जिन्हें एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कुल मिलाकर 4 आतंकी थे जो एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। मोहम्मद यूनुस खान, आतंकी हमले की प्लानिंग। मोहम्मद याकूब साखी, रेकी और टेस्टिंग का जिम्मा। कादर दस्तगीर पठान, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया। नसीरुद्दीन काजी, आतंकी हमले के लिए फंडिंग। नसीरुद्दीन काजी एक आईटी इंजीनियर है। एटीएस ने उसे आतंकियों को फंड देने के लिए गिरफ्तार किया है। नसीरुद्दीन ने 2-3 बार आतंकियों को पैसे ट्रांसफर किए थे। रत्नागिरी जिले का रहने वाला कोंधवा की एक आईटी कंपनी में काम करता है। इन चारों के अलावा एक और शख्स है जो इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, शाहनवाज आलम, मास्टरमाइंड। शाहनवाज पुणे से फरार हो गया था। जिस वक्त 2 आतंकियों को पुलिस ने बाइक चोरी के शक में पकड़ा था, उस वक्त शाहनवाज भी साथ था, लेकिन वो भाग गया था। एटीएस के मुताबिक शाहनवाज आलम ने ही पुणे के चेतना गार्डन में एक फ्लैट किराए पर लिया था। बाद में उसके साथ रहने मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद याकूब भी आ गए थे। एटीएस ने साकी और खान नाम के जिन 2 मोस्ट वांटेड आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो पुणे के कोंडवा इलाके में चेतना गार्डन नाम की इसी इमारत की 3री मंजिल पर रहा करते थे, और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक लगभग पिछले 1 साल से वो इस इमारत में रहते थे। उस इमारत में उन्होंने किराए पर एक फ्लैट लिया था। आपको यहाँ पर फ्लैट मालिक का नाम भी दिखाते हैं, आप देखिए, ये 3rd फ्लोर पर अनवर अली इद्रसी इनका फ्लैट था। इन्हें भी एटीएस ने बुलाया था, इनसे भी पूछताछ की, और इनसे पूछताछ में ये बात एटीएस के हवाले से सामने आई है कि इद्रिसी को भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। चेतना गार्डन के फ्लैट में क्या बारूदी मंसूबा चल रहा था, आसपास रहने वालों को इसकी भनक तक नहीं थी, जबकि एटीएस को कई ऐसे सुराग फ्लैट से मिले जो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब करते हैं। जो तीसरा शख्स पुणे पुलिस ने जब पेट्रोलिंग के दरमियान साकी और खान को पकड़ा था, उस समय जो शख्स फरार हो गया था, दरअसल उसे उन्होंने किराए पर दिया था, लेकिन उसके बाद में उस शाहनवाज जो कि फरार आरोपी है वो साकी और खान को यहाँ पर जब लेकर आया तो उन्हें बतौर फ्लैट मालिक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। एटीएस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो चेतना गार्डन के फ्लैट की तलाशी ली, एक-एक चीज को बारीकी से जांचा। तो आतंकियों के फ्लैट में लगे फैन की रॉड से कुछ कागज मिले जिस पर बम बनाने का फॉर्मूला लिखा था। साथ ही नरीमन हाउस की तस्वीर भी थी। इसके अलावा 500 GB डेटा मिला है जिसे जांचने के लिए लैब भेजा है। इसके अलावा एटीएस को एक ड्रोन और ड्रोन फुटेज भी मिली है। साथ ही बम बनाने का सर्किट मिला है जिसे एफएसएल को जांच के लिए भेज दिया गया है। फ्लैट से कट्टरपंथी जाकिर नाइक की भड़काऊ तकरीरों के वीडियो भी मिले हैं। पुणे और मुंबई की कई जगहों की गूगल इमेज भी एटीएस को मिली है। NIA ऑफेन्स आहे
राजस्थानमध्ये ते तिथे वॉन्टेड आहे, ॲब्स्कॉन्ड केले होते आणि त्याच्यावर 5-5 लाखचं इनाम आहे. जिस फ्लैट की तलाशी ली गई वहां इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन आसपास के लोगों को खबर तक नहीं थी. सिर्फ इतना पता था कि फ्लैट अनवर इदरीस नाम के शख्स का था. जिस दिन वो पकड़े गए ना उसी दिन हमको मालूम पड़ा कि ये टेररिस्ट है या कुछ गुनहगार है. उसके पहले तो हमारा संबंध भी नहीं आया, मतलब कब आते थे देखे ही नहीं ना हमने उनको, कुछ हमें जानकारी नहीं थी ना. अनवर भाई इदरीसी जिनका फ्लैट है, उनसे कभी बातचीत हुई? उन्होंने कुछ बातचीत बताया? होती थी ना. क्या उन्होंने बताया अब इस घटना के बाद कि उनको भी इस बात की जानकारी थी या नहीं? नहीं बताया उन्होंने, हमको भी जानकारी नहीं थी, उन्होंने बताए थे, बोले थे हम. तो क्या एटीएस ने आप लोगों को भी बुलाया, कुछ पूछताछ? पूछा ना, जो मालूमात मतलब हमने देनी थी वो दिए ना. जैसा हमको मालूम नहीं था, वो साल भर से रह रहे थे, कुछ ऐसा नहीं है. सोसाइटी के लोगों ने यह भी बताया कि फ्लैट में रहने वाले तीनों किसी से बात नहीं करते थे. कौन कब आता जाता था कोई खबर नहीं थी. शौक तो लगा ही है ना, सोसाइटी में इतना बड़ा कांड होने के बाद शौक तो लगेगा ही. सब लोग घबराए हुए, डरे हुए. अब क्या एटीएस भी आप लोगों को बुला रही, पूछताछ की थी? क्या पूछा एटीएस ने? नहीं, यही पूछा कि आप लोगों ने कभी इनको देखा क्या? हमने कभी देखा ही नहीं, तो अब क्या बताएं. पुणे में साजिश रची जा रही थी, जंगल में ट्रेनिंग हो रही थी और निशाने पर मुंबई के कई इलाके थे. इतना ही नहीं, एटीएस ने खुलासा किया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहर इनके निशाने पर थे. यानी साजिश के तार एमपी के रतलाम, महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई के अलावा राजस्थान के जयपुर से जुड़े थे. इस बीच वो आतंकी फरार है जिसे इस सारे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. जबकि शाहनवाज से पहले पकड़े गए 2 आतंकियों के वकील का कहना है कि यह सारा खेल शाहनवाज आलम का है. आपके जो मुवक्किल हैं, आपने उनसे बात की होगी, वो उनका क्या कहना है? वो तो रतलाम का ही केस है, यहाँ पे उनका कुछ नहीं था, इन्होंने उतना ही बोला. और रतलाम के भी केस में वो डर के भाग गए हैं. अभी आगे यहाँ पे उनका इंटेंशन कोई नहीं था, इतना ही उन्होंने एज एन एडवोकेट मुझे बोला है. अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद से रोज नए खुलासे हो रहे हैं. जिसमें सबसे बड़ा खुलासा है कि मुंबई पर 26/11 जैसे हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसे एटीएस और पुणे पुलिस ने मिलकर नाकाम कर दिया. ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष.